हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा चैनल बहुत ही पसंद आ रहा होगा और इसीलिए मेरे पास एक मैसेज आया है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कंसेप्ट दिया गया। तो थैंक यू माय व्यूअर्स, फॉलोअर्स। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। की वीडियो बना के दी थी और आप सभी उसे बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं और आशा करती हूँ आप इसे भी अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेप्रिसिएशन ऑन ब्लॉक ऑफ असेट्स। ब्लॉक ऑफ असेट, इसके में डेप्रिसिएशन किस तरीके से लगाया जाता है, ये किस सेक्शन के अंदर आता है, हम इसे जानते हैं। डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में आता है, इनकम टैक्स में, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब इसमें जो है कि हम इसको कैसे कंप्यूटेशन कर, इसको कैसे हम कंसेप्ट से समझेंगे, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो उससे पहले हम जानकारी जानते हैं ब्लॉक ऑफ असेट्स क्या होता है। ब्लॉक ऑफ असेट्स वो होता है कि जिसमें कि हम डेप्रिसिएशन किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन होता क्या है, किस पे लगता है। असेट में होने वाली लगातार हानि को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये हमेशा असेट पे लगता है और लगता कैसे है, एक तो कंपनी एक्ट पे लगता है और कंपनी एक्ट का अलग तरीका है और इनकम टैक्स का अलग तरीका है। जब हम अपने अकाउंट बनाते हैं तो कंपनी एक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, और जब हम अपने ITR फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जो हमारी उसे ऐड बैक कर देता है, जो आपका डेप्ट माइनस करके इनकम टैक्स का, तब वो दिखाया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंपनी एक्ट में और इनकम टैक्स में। जो डेप्ट लगता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो 10 के अकॉर्डिंग लगता है। जो मेथड लगते हैं वो WDV लगता है, SLM हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अंदर। ठीक है, और इनकम टैक्स में हमारा ब्लॉक मेथड लगता है, ब्लॉक मेथड अप्लाई किया जाता है। इनकम टैक्स में हमेशा ब्लॉक मेथड होता है और SLM होता है। ठीक है, ये जो दो मेथड है इसमें कोई चॉइस नहीं होती, केवल ये दो ही होते हैं। आपके पास एक फॉर्मेट दिया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वही आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। पहले अभी हम आपको ब्लॉक ऑफ असेट समझा देते हैं कि ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है। वैसे मैंने ब्लॉक ऑफ असेट की पूरी वीडियो बनाई है, तो उसको भी आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा बता रही हूँ कि ब्लॉक ऑफ असेट क्या होता है। ब्लॉक ऑफ असेट इज अ ग्रुप ऑफ असेट फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ असेट कॉम्प्रोमाइजिंग। यहाँ पर बताया गया है कि टेंजिबल असेट्स जो हैं, जितनी भी आपकी हैं, वो एक ग्रुप में होती हैं और वो फॉलिंग डाउन हो रही होती हैं, मतलब, और एक क्लास को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं कि ये आपका टेंजिबल असेट्स हैं, चाहे वो आपके बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट एंड फर्नीचर। और इंटेंजिबल असेट्स बीइंग नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस, ये सब जो आपकी हैं, ये एक आपका ब्लॉक बना होता है। ठीक है, वो उसको शो कर रही होती है। अब ये आता है कि डेप्रिसिएशन जो है, तो ये तो आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन हमेशा फॉलिंग में रहती है, हमेशा कम होती रहती है। ये एक दिन जीरो पे भी आ जाती है। दिस इज कॉल्ड अ लॉस इट वैल्यू ऑफ द असेट। असेट्स लॉसेस इट वैल्यू ओवर द टाइम। ठीक है, दिस लॉस इन वैल्यू कैन बी क्लेम्ड एज द डेप्रिसिएशन। राइट, ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ असेट डेप्रिसिएशन है, ये सेक्शन 32 में शो किया जाता है। कैन बी क्लेम्ड एज द डिडक्शन फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द इनकम इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन।
बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज नाउ दैट हाउ टू फाइंड आउट द किसमें कितना लॉस हुआ है ये कैसे पता करें. फॉर दिस पर्पस हम देयर आर टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, WDV मेथड और SLM. ये टू मेथड जो हैं हमारे डेप्रिसिएशन मेथड हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग. WDV मेथड और straight line method can be used only by a undertaking engaged in a generation of distribution of power. यानी कि ऐसी अंडरटेकिंग जो पावर जनरेशन के अंदर और वो ही यूज कर सकती है स्ट्रेट लाइन मेथड को. ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन कहता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग. मतलब मेनली मेथड यूज जो होती है डेप्रिसिएशन लिए होती है वो रिटर्न डाउन वैल्यू WDV मेथड. वो हमारा सेक्शन 32 कहता है. जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो हमारे WDV मेथड के अकॉर्डिंग ही रहेंगे. सो फर्स्ट लेट्स सी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द WDV मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर असेट and at the rate of depreciation which you can be charged is 10%. WDV method, that is written down method, 10% जो इसका कैलकुलेशन होगा वो WDV 1 लाख पर 10%. ठीक है, ये 10,000 जो है हमारा इसके अंदर से डिडक्ट कर देंगे और जो रिड्यूस होगा वो 90,000 जो होगा वो हमारा क्या होगा फर्स्ट ईयर में चार्ज करेंगे 10,000 एट द रेट 10%. नेक्स्ट ईयर अगेंस्ट हम क्या करेंगे चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ रिड्यूस्ड में. मान लो 90,000 आएगा, ये 90,000 जो है वो 10% पे फिर करेंगे और फिर थर्ड ईयर पे उसको जो 81,000 आए 81,000 का फिर हमारा थर्ड जो है 81,000 और उस एंड सो ऑन. राइट, सो दिस मेथड इज कॉल्ड अ WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है, नाउ तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम अपना बिजनेस रन करते हैं, चाहे एज अ पार्टनर करें, एज अ कंपनी और कोई भी बिजनेस करते हैं, जो भी हमारी फिक्स एसेट्स होती है तो हम उन पे अपना डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं. तो डेप्रिसिएशन से क्या होता है, वो हमारा प्रॉफिट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, हमारी टैक्स लायबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है. तो ये हमारा डेप्रिसिएशन में अभी तक जिस तरीके से हम अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते आए हैं और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन जो सीखेंगे वो काफ़ी डिफरेंट है. तो इनकम टैक्स के अपने प्रोविजंस हैं और डेप्रिसिएशन को लेकर के और जो बताए गए हैं सेक्शन 32 के अंदर. तो हमारा सबसे पहले क्या आता है कि हमारा जो ये सेक्शन 32 के अंदर है, मैं बार बार आपको सेक्शन 32 याद कराने की कोशिश कर रही हूँ. जो हमारा ब्लॉक ऑफ असेट्स की जो डेप्रिसिएशन होता है वो सेक्शन हमारा 32 रहता है इनकम टैक्स के अंदर. ये 1961 में कर दिया गया था और डेप्रिसिएशन जो है ये डिफाइन हमेशा करता है. जैसा कि हम नॉर्मल भी डेप्रिसिएशन के अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको ये पता होगा कि हम रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वियर एंड द टियर ऑफ असेट्स, ये हमारा डेप्रिसिएशन का रहता है मेन फॉर्मूला और मतलब डेफिनेशन रहती है. पीपल क्लेम द डिडक्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन ओनली फॉर अकाउंटिंग के लिए ही वो डेप्रिसिएशन को जो है डिडक्ट करता है और द पर्पस ऑफ द टैक्सेशन, और टैक्स को दिखाने के लिए. और जो हम टैक्स को दिखाने के लिए करते हैं तो उसका एक अपना फॉर्मेट है, उसके टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स को दिखाने के लिए इनटेंजिबल लगता है. ठीक है, अब ये देखिए डेप्रिसिएशन में कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई की गई हैं. अगर ये कंडीशन स्पेसिफाई होती है तो हम उसे क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज हम डेप्रिसिएशन को क्लेम नहीं कर सकते. सबसे पहले हमारी आती है तो असेसी मस्ट बी ऑनर द असेट रजिस्टर्ड ऑनर. ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपको ऑनर होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, रजिस्टर्ड ऑनर अगर नहीं होंगे तो वो भी चलेगा. अगर क्या होता है
कि कभी कभी हम लीज पे ले लेते हैं, ठीक है, असेट को यूज पे राइट तो मिल जाता है, लेकिन लीज हमारे रेंटर्स होते हैं वो पीरियोडिकली पे करते रहते हैं। तो अकाउंट्स में हमने देखा था कि अगर ऑपरेटिंग लीज है तो लेसर जो है उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करता है, और फाइनेंशियल लीज है तो हमारा जो लेसी है वो डेप्रिसिएशन क्लेम करता है। बट इनकम टैक्स अकाउंट्स को नहीं मानता। इनकम टैक्स वाले कहते हैं केवल जो भी आपकी लीज है, चाहे वो फाइनेंशियल लीज है, चाहे ऑपरेटिंग लीज है, चाहे सेल लीज है, कोई भी लीज हो, जो भी लेसर होगा वही डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा और कोई नहीं करेगा। तो इसमें कोई भी लेसर जो है वही क्लेम कर सकता है, ठीक है। लेसर जो है वो अपना रेंटल पेमेंट कर रहा है पीरियोडिकली लीज को, लीज रेंटर्स की, वो तो अपनी क्लेम को कर ही रहा है, लीज रेंटल्स का क्लेम दे रहे हैं, उसको साथ के साथ डेप्रिसिएशन भी देगा, उसको तो डबल एडवांटेज मिल जाएगा। इसीलिए उन्होंने बोला चाहे आप लेसर है चाहे आप लेसी हो, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेसर को ही पे करना है बस। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा हायर परचेज। हायर परचेज मतलब किसी भी असेट को हम परचेज करते हैं हायर परचेज सिस्टम पे, उसके ऑनर जो होते हैं तब तक नहीं बनते हैं जब तक हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते। हायर परचेज करते समय हमारे नहीं कर सकता। तो लीज है वो लेसर को मिलेगा, हायर परचेजर है तो हायर परचेजर को मिलेगा, ये बात याद रखने वाली। को ऑनर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट ऑन बाय ईच को ओनर। दो ऑनर मिलके परचेज करते हैं। इट मीन्स डेप्रिसिएशन किसको मिलता है? उसको मिलता है जितना आपका शेयर है उसको डेप्रिसिएशन मिले। मान लीजिए किसी का 50-50% है तो उसको 50-50% मिलेगा। अगर आपका 60-40 का है तो 60-40 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन का क्लेम का सिस्टम कहता है, ठीक है। नेक्स्ट है असेट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और अ प्रोफेशन। वो सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए, आपको बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही करनी है, ठीक है। मान लीजिए जो डेप्रिसिएशन उन्हीं एसेट्स पे मिल पा रहा है जो ये बिजनेस और प्रोफेशन को रन करने के लिए चलाई गई है, आपके घर के लिए नहीं है। और लास्ट, द असेट मस्ट बी यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो आपने असेट जिस ईयर में आप यूज़ कर रहे हैं उसी ईयर का आपका डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसी ईयर का आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने उस असेट को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर आपने उस असेट को यूज़ ही नहीं किया है, तो जिस साल से आप असेट को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे ना, उस साल से आपका डेप्रिसिएशन क्लेम करना भी स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि एक्टिव यूज़ या पैसिव यूज़। एक्टिव यूज़ होता है जिसको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, मशीन है, प्लांट है, या फिर कोई मोटर व्हीकल है, एसी है, ये कॉन्टिन्यूस हमारा जो है यूज़ हो रहा है, ठीक है। एलसीडी सिस्टम हुआ, अगर आप रेगुलरली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो वो उसे एक्टिव यूज़ कहते हैं। दूसरा होता है पैसिव यूज़। पैसिव यूज़ का मतलब होता है रेडी टू यूज़, लेकर के तो आ गए हम असेट को, उसने उसको फिटिंग वगैरह भी में रखा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर है, आप ये ऐसा तो नहीं है कि डेली की डेली आप उसे यूज़ कर, डेप्रिसिएशन चाहिएगा तो उसको हम क्या करें, ऐसा तो नहीं है खुद ही आग लगाएंगे खुद ही बुझाएंगे। तो हम उस तरीके से कैसे यूज़ करने के लिए रेडी रखा है, सिचुएशन अराइज नहीं हुई है कि हम उसे कैसे करेंगे, उसे बोलते हैं पैसिव यूज़, जिसे बोलते हैं रेडी टू यूज़। ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि जिसको यूज़ करना स्टार्ट करें तो पैसिव यूज़ भी चलेगा। बट मशीन आप लेके आते हैं और उसको यूज़ ही स्टार्ट यूज़ नहीं किया उसको अभी तक, तो उसे एक्टिवली यूज़ करेंगे तभी आपको डिपेंड मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन द असेट एक्टिव यूज़ होगा कि पैसिव यूज़ होगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी असेट्स हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स, दो टाइप की यहाँ पर हम दिखा रहे हैं टाइप्स ऑफ असेट्स में, जिससे हमें कमर्शियल राइट्स मिलते हैं उन्हें हम इंटेंजिबल असेट्स बोलते हैं। जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये हमारे टेंजिबल असेट्स हो गए। हमारे बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारी क्या है, टेंजिबल असेट्स के अंदर बताई गई हैं। नेक्स्ट है हमारा अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन।
तो मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन जो है, मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रही हूँ, इनकम टैक्स में और जो हमारा इनकम टैक्स में क्या है और नॉर्मल डेप्रिसिएशन में क्या है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज हमने इसको कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए। तो डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा मैंने आपको समझा दिया कि डेप्रिसिएशन जो है एक नॉर्मली लैंग्वेज में हम किसे कहते हैं, ए रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल देखें तो उसको खरीदते हो तो कुछ महीने बाद उसकी परफॉर्मेंस देखते हो तो कुछ रिड्यूस हो जाती है, राइट। उसी तरीके से हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बिजनेस में कंसिडर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर उसको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देखा जाए तो कहीं बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके प्रोविज़न को समझना है कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के ऊपर क्या रूल्स हैं, उसे हम जिसको जान करके हम अपने इनकम टैक्स की स्टेटमेंट को बना सकते हैं। ठीक है, अब जो जैसा कि इसके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, ये अलाउ होता है हमारा एज अ डिडक्शन प्रॉफिट एंड लॉस के, हम इसको डेबिट साइड में दिखा सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट कम होगा इसमें, क्योंकि एक्सपेंस कंसीडर होता है। ये एक ऐसी आइटम होती है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो कि नॉन कैश आइटम होती है और जो कि जिसका आउटफ्लो नहीं होता। ठीक है, जस्ट लाइक और कोई खर्चे करते हैं उससे हमारा कैश जाता है, वो शो करता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वो शो करता है, लेकिन इसमें आउटफ्लो दिख रहा होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन में हमारा नॉन कैश आइटम शो कर रहा होता है। सिर्फ हमें बुक करना होता है, शो करना होता है, कोई आउटफ्लो नहीं होता। अब मैंने आपको इसकी कंडीशन भी समझाई थी अभी कि किस कंडीशन में इसको करता है, अलाउ करना है। तो इसकी दो कंडीशन है, एक तो जो असेट है जिस पे जो डेप्रिसिएशन है वो असेसी की खुद की होनी चाहिए, ये मैंने अभी आपको कंडीशन समझाई थी। ठीक है, खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें। सेकंड थिंग, कोई भी अगर आप यूज़ कर रहे हो कुछ भी तो वो आपके बिजनेस के पर्पस के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो घर के लिए। ठीक है, तो ये स्लाइड आपकी मेन रूल्स की स्लाइड है जिसमें कि आप डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में चार्ज करते थे, जैसे कि आपको जो नंबर ऑफ ईयर्स दिया जाता था और उसमें डिवाइड करके पर ईयर समथिंग डेप्रिसिएशन ऑन ईच असेट निकाल लिया जाता था। लेकिन जब आप इनकम टैक्स पढ़ने जाते हो या फर्स्ट टाइम आप बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस को खुद बनाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे इनकम टैक्स में इंडिविजुअल असेट का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ असेट होती है। मतलब जो सेम रेट हो, सेम नेचर की हो, दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। मतलब रेट सेम होनी चाहिए, ब्लॉक को क्रिएट कर रहे हो जिस भी ब्लॉक को, उसका नेचर ऑफ असेट भी सेम होना चाहिए। उस बेसिस पे हम एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। सपोज करें, मान लीजिए कार है, ठीक है, डिफरेंट कार है, रेट हमारी सेम लगेगी, लेकिन कार का हमने ब्लॉक क्रिएट कर लिया, इंडिविजुअल कार पे हम चार्ज नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जो अंडर इनकम टैक्स, वो पूरे ब्लॉक पर होगा। भाई हमारे पास कितनी कार है, कार का हमने ब्लॉक बना लिया, लेकिन पूरी कार पे एक लगेगा। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक में लगा के आते हैं और कंपनी अकाउंट के अकॉर्डिंग भी हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ब्लॉक ऑफ असेट के अकॉर्डिंग कंसेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन इस लाइन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ब्लॉक ऑफ असेट मीन्स एक ग्रुप ऑफ असेट जिसमें कि आपकी बिल्डिंग, काफ़ी सारी बिल्डिंग है, क्लब कर लेंगे और जो सेम रेट की हो उन्हें हम क्लब करेंगे। प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, उसे हम कंसेप्ट आपको मैं दिखा दूं कि ब्लॉक ऑफ असेट का, नॉट इंडिविजुअल असेट, ब्लॉक ऑफ असेट का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ते थे, प्रोपोर्शनेटली लेते थे। जैसे कि आप ये देख लीजिए, अप्रैल से मार्च का फाइनेंशियल ईयर कंसीडर कर रहे हैं, इन बिटवीन मान लीजिए बाय कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज जो थे प्रोपोर्शनेट लेके उस पर डेप्रिसिएशन को चार्ज करते थे। मतलब काफ़ी डिफरेंस है। इनकम टैक्स कहता है इफ़ असेट परचेज एंड पुट टू यूज़ फॉर लेस देन 180 डेज, आपने यूज करनी स्टार्ट कर दी है परचेज करते ही, और 180 दिन जो है यूज़ फॉर लेस देन 180 डेज, 180 डेज़ के कम के हैं, तो ओनली हाफ ऑफ द डेप्रिसिएशन की चार्ज करनी है।
इसका मतलब अगर आपकी रेट 10% है, किसी आइटम पे लग रही है, किसी असेट पे लग रही है, तो उस पे आप 5% ही चार्ज करेंगे। ठीक है, ये जो कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। लेट्स से असेट, मान लीजिए असेट हमने कोई परचेज़ करी है, वो दिसंबर में 2020 में हमने कोई दिसंबर में परचेज़ करी और उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सिंपली आप उसको काउंट कर सकते हैं 31 मार्च तक 2021 के वो 180 डेज़ कवर हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो 180 डेज़ के कम के लिए यूज़ हुई है और परचेज़ भी उसी साल में करी, तो इस हिसाब से जो भी आपकी डेप्रिसिएशन होगी वो हाफ रेट पे लगेगी, ना कि फुल रेट, राइट। अब इसका जो मैं दूसरी कंसेप्ट मैं बताती हूँ वो है, मैंने अभी आपको सारा थ्योरेटिकल समझाने की कोशिश करी है, उसी में भी यही सब क्लूज़ हैं कि जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मैंने जो असेट परचेज़ करी है वो मैंने करी थी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021। ठीक है, एसेट परचेज करी 20 मार्च इसमें जो था कि मैं उस एसेट को यूज़ कब कर रही हूँ इसको देखना है। 1 दिसंबर को यूज़ किया, मैंने ले लिया था, लेकिन यूज़ कब किया। अब एक बार उसको सोचिए, क्या इसकी डेप्रिसिएशन में हाफ होगी? आंसर विल बी नो, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन हाफ नहीं होगी, क्योंकि दोनों इवेंट अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में हो रहे हैं। क्योंकि आपने एसेट जो परचेज कर ली वो आपने प्रीवियस वाले फाइनेंशियल ईयर में की थी, मार्च की। ठीक है, और पुट टू यूज़ की करी क्या, वो दूसरे में कर ली। जो हमने जो एंड यूज़ किया है वो कहीं भी लिंक नहीं कर रहा, दोनों चीज़ें एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो रही, वो डेप्रिसिएशन को हाफ नहीं करेंगे। दोनों कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको एक ही साल के फाइनेंशियल ईयर में आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, अगर दोनों अलग अलग आपने परचेज इस साल करी है और पुट टू यूज़ दूसरे में करना है, तो उसकी रेट नहीं करेंगे अलाउ उसको। यहाँ पर हम उसको नॉर्मली मिस कर देते हैं कंसेप्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को याद रखना। अब मैं आपको बता दूं, कुछ सिचुएशन कभी कभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, उस चीज़ को आप ध्यान से समझ लें। मान लीजिए एक पर्टिकुलर ब्लॉक को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि उसको सेल कर दिया पर्टिकुलर ब्लॉक, या उस सेल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो हमने उस ब्लॉक में से 2 असेट्स को करी सेल, ठीक है। चार मेरे पास ब्लॉक ऑफ असेट में थी, लेकिन हमारे पास 2 असेट की ही वैल्यू जो थी ना WDV से बहुत ज़्यादा हो गया। इस ब्लॉक को एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस असेट्स रहेंगी, काम कर रही हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा इनकम टैक्स के पर्पस से बाल समझेंगे, ठीक है। आपकी इनकम कंसीडर तो करेगी, WDV ब्लॉक से ज़्यादा हो जाएगी। या फिर दूसरी सिचुएशन कब होगी, आपने सारी की सारी असेट को सोल्ड कर दिया है। मान लीजिए आपका जो ब्लॉक था, WDV जो ब्लॉक था वो 2 लाख रुपीज़ था, 10 असेट्स थी, लेकिन आपने 10 की सोल्ड कर दी, लेकिन 10,000 में, ठीक है। अब ये डज नॉट मैटर कि आपने जो ब्लॉक ऑफ असेट था रेशिड्यूल बचा है, माइनस है, या हार्डली मैटर्स, कोई भी डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। बट उस केस में लॉस हुआ है 1,90,000 का, क्योंकि 2 लाख की ब्लॉक की वैल्यू थी और आपने 10 असेट थी, सारी की सारी आपने 10,000 में बेच दी, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कंसिडर होगा। इन दोनों सिचुएशन में आपका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकता। पहले केस में ब्लॉक की एग्जिस्टेंस नहीं है, ब्लॉक ही नहीं बचा। दूसरे केस के अंदर हमारी कोई असेट ही नहीं है, मतलब सारी की सारी असेट ही बेच दी, तो वो ब्लॉक की जो वैल्यू है वो रिशेड्यूल हो गई, इमेजिनरी हो गई, राइट। ये हमारे रेट्स लगते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का। ये मैंने आपको दिखा रही हूँ स्लाइड, जिसमें कि ये जो लग रही हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग है, ये कंप्यूटर है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये कंपनी एक्ट में अलग है और इनकम टैक्स में अलग है, ठीक है। जब हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे शो करी जाती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हमारा जो
कंपनी में काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पर्सन तो कंपनीज में करते हैं तो कंपनी एक्ट ही फॉलो करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स बनाते हुए उसमें हम इनकम टैक्स के एक्ट बनाते हुए उसमें उसके फॉर्मेट को फॉलो करते हुए उसमें बनाते हैं, राइट। जहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वहाँ पे ये अलाउ करता है, नंबर ऑफ ईयर के बेसिस से नहीं करता, वो हमारा को करता है परसेंटेज के बेसिस से। और बहुत बड़ा रीज़न है कि जो कि आपकी बुक्स में दो चीज़ें इसमें शो करता है। कंपनी किसी कंपनी की फाइनेंशियल बैलेंस शीट देखी होगी तो आपने कभी देखा होगा डेफर्ड असेट्स, और ये आपको आना ही आनी है कि भाई ये प्राइमरी रीज़न है कि डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स की बुक्स हैं उसमें जिसमें हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, और जो हमारी कॉर्पोरेट है कहीं ना कहीं वो ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द रेट्स ऑफ द ईयर, कंसेप्ट ही अलग है तो ये आएगा डिटेल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स असेट्स बनाए, ठीक है। ये DTL और जो DTA है ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम अलग बात करेंगे। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, लेकिन कंपनी नॉर्मल कंपनी में देखें तो डेप्रिसिएशन में किसी तरह के प्रोविजंस होते हैं, राइट। अब हमारा आता है, तो ये हमारा था कंक्लूज़न निकलता है कि हमारा ये बहुत ज़रूरी होता है सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग 1961 में जो अलाउ हुआ था कि सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और कहाँ कहाँ करना है, ये हमें ये सारी स्लाइड्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और कौन कौन डेप्रिसिएशन इसको क्लेम कर सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, और किस तरीके से क्लेम कर सकता है, ये सब इसमें शो किया गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप थियोरेटिकल पार्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। डोंट फॉरगेट लाइक